करीब 26 साल बाद जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी थीं जो वर्षों से मुंह बाय खड़ी थी और उसका समाधान होना जरूरी था। शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए काफ़ी काम किया, लेकिन बीच में विकास की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई क्योंकि आम आदमी पार्टी के अपने एजेंडे थे। नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि अगर आप दिल्ली में रहना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, हम आपको आदर्श राजधानी देंगे और विश्व के पटल पर दिल्ली को लाकर रख देंगे। मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी। इस समय हम लोग विनोद नगर में कूड़े के खत्ते पे हैं, जिसे गाजीपुर लैंडफिल साइट कहते हैं। और गाजीपुर लैंडफिल साइट आज से नहीं, पिछले 30 साल से एक समस्याओं का अंबार लिए लोगों को एक सर्टिफिकेट देता है कि देखिए मैं आज भी वहीं हूं और सरकारें हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। आज क्या कहना है? देखिए, जो पीछे लैंडफिल साइट है, इसमें एक समय ये था, ये कुतुब मीनार से ज़्यादा ऊंचाई पा चुका था और इसके एक काला धब्बा बन चुका था। लेकिन उस वक्त अगर हम बात करें तो 1 लाख टन से ज़्यादा कचरा यहाँ पर था। आज की स्थिति में ये कचरा लगभग 83 लाख टन के आसपास है, 83,000 टन के आसपास, जिसको कम किया जा रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से कम होना चाहिए था। हम बात अगर करें केजरीवाल सरकार की, तो वो जैसे ही आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये सभी कलंक हटाएंगे, यानी कि जो लैंडफिल साइटें दिल्ली के 3 तरफ हैं बड़ी बड़ी, उन सभी को हटाया जाएगा, लेकिन ये हट नहीं पाया है। ये दुर्भाग्य रहा है। अब ये बड़ी चुनौती रेखा गुप्ता सरकार के लिए है। और जो इसकी ऊंचाई घटी, इस पे अरविंद केजरीवाल भी आए, एलजी भी आए, लेकिन इसका श्रेय यहाँ के पूर्व सांसद गौतम गंभीर को जाता है, क्योंकि गौतम गंभीर ने व्यक्तिगत तौर पे इसकी निगरानी करके बड़े सारे यहाँ पे निस्तारण के लिए मशीन लगवाए, ट्रकों का आना जाना शुरू हुआ और अब इसके सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो गया है। आज मैं और मेरे सहयोगी आदित्य यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली सरकार के एक मंत्री यहाँ पे मनिंदरजीत सिंह सिरसा इसका निगरानी करेंगे और निरीक्षण करके ये पता करेंगे कि लैंडफिल साइट पे कितना काम हो रहा है और दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने में या उसको बढ़ाने में इसका कितना योगदान है। इसके बाद हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि अस्पतालों का क्या हाल है, मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है, और उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, मेट्रो, सड़क के लिए रेखा गुप्ता सरकार जो है वो काम कर रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जरा पीछे पलट जाएं। ट्रैफिक का हाल, पूरे दिल्ली में ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा है और उस पर रेखा सरकार को कम से कम साल भर काम करना पड़ेगा, वो भी केंद्र सरकार की मदद से, वरना उनके बूते कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पास इतना बजट नहीं है कि दिल्ली को सुगम बनाने के लिए दिल्ली सरकार अकेले इस पर पैसा खर्च कर सके। तो चलेंगे जरा हम लैंडफिल साइट की तरफ और देखेंगे कि क्या है इसका हाल। दिल्ली की करीब 2 करोड़ आबादी हर रोज 12,000 मीट्रिक टन कचरे का उत्पादन करती है और उसके निस्तारण के लिए 3 साइट है। भलसवा लैंडफिल साइट, दूसरे की अगर हम बात करें जहां पर अभी हैं, इसे हम गाजीपुर लैंडफिल साइट कहते हैं, और तीसरा है ओखला। कई जगह पे ये कोशिश की गई कि कचरे से ईंट बनाई जाए, ईंट बना के उसको बेचा जाए। बेचने के साथ साथ बहुत जगह पे हुआ कि इसके कंपोस्ट बना के बेचे जाए। जब बीके दुग्गल कमिश्नर होते थे तो उस समय इस प्रोजेक्ट को लगाया गया था, जो भलसवा में काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है, लेकिन कूड़े के अंबार को ख़त्म करने में कम से कम अभी 5 साल का समय और लगेगा। अब वैसे निगरानी काफ़ी है, इसकी वजह से यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लोग आके कचरा नहीं डालते। नहीं तो एक समय था कि इंदिरापुरम, गाजियाबाद, नोएडा के लोग आके यहीं पे कचरा डालते थे। ये भी कहानी सामने आई थी लोगों के सामने। जी बिल्कुल, देखिए, आसपास दिल्ली एनसीआर के खास तौर से नोएडा और गाज़ियाबाद के लोग यहाँ पर आके कचरा डालते थे। नगर निगम के जो वहाँ स्थानीय है वो यहाँ पे कचरा पड़ता था। और निस्तारण अगर हम आज की बात करें के एम शर्मा जी, तो दिल्ली में जो कचरा हर दिन आपने बताया कि 12,000 मीट्रिक टन कचरा उत्पादित होता है, इसके निस्तारण की जो व्यवस्था है वो 100% नहीं है। वो मुश्किल ये 60% ही उसका निस्तारण कर पाते हैं। कोशिश ये थी 2024 के अंत तक जितना उत्पादन कचरे का होगा उसका 100% निस्तारण होगा, वो अभी तक नहीं हो पाया। वो बड़ी चुनौती है। इंसरनेटर लगाने की बात की जा रही है कि हर सेंटर पे इंसरनेटर लगाएंगे, हर जिले में इंसरनेटर लगाएंगे। नगर निगम के 12 जोन हैं, 12 जोन में इंसरनेटर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो गीले कचरे हैं, सूखे कचरे हैं या जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, उनको वहीं पर निस्तारित किया जाए।
गाजीपुर लैंडफिल की अगर हम बात करें तो आज मंत्री जरूर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो स्थानीय पार्षद हैं उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा कलंक है जो दिल्ली पर लगा हुआ है। दिल्ली में एंट्री करते ही और तमाम कोशिशों के बाद भी ये जस का तस ही लगभग बना हुआ है। बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं आया है। कहाँ प्रयासों में कमी है और क्या उम्मीद है कि अब खत्म हो पाएगा? देखिए, प्रयासों में कमी इसलिए भी हो जाती है कि इच्छा शक्ति में कमी रहती है। दिल्ली में 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा सिर्फ लोगों को झूठ बोला गया। अभी एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर विजिट कर कर हा हुल्लड़ कर कर वो पॉलिटिकल गेम तो खेलते हैं, आप जैसे मीडिया बंधुओं को भी बुलाकर, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ पर कोई कार्य देखने को नहीं मिला। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली में सरकार सत्ता परिवर्तन हुआ है, भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और आप सबको पता है कि 27 साल बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी है। सारे मंत्री, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या डबल इंजन की जोश के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनी है, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, इससे इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने में हम लोगों को बहुत आसानी होगी। अभी के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक यहाँ पर लगभग 83,000 मीट्रिक टन कचरा पड़ा हुआ है और जो इसका निस्तारण हो पा रहा है वो बहुत कम हो पा रहा है, 3,000 मीट्रिक टन हो पा रहा है। तो ऐसे में कितने वर्ष लग जाएंगे, अंदाजा है आपको कुछ? तो ऐसे में ये एमसीडी देखती है। एमसीडी में जिन ठेकेदारों के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट है उनको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए ना, या उनको ऊपर पेनल्टी करनी चाहिए, उनके ऊपर उनको सज़ा देनी चाहिए कि वो इतना धीमी गति से काम क्यों कर रहे हैं, या फिर जो उनका टारगेट है इस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने के लिए या कूड़े के निस्तारण को करने के लिए, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रही है एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार? कोई सरकार को सलाह दी है पार्षद होने के नाते? हम लोग कई बार मिले हैं मेयर से, हम लोग कई बार मिले हैं इसके लिए, लेकिन हम जैसे ही मिलते हैं वो 1-2 दिन में अपना विजिट रख लेते हैं सिर्फ मीडिया कवरेज पाने के लिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ये थी हमारी स्थानीय पार्षद से बातचीत। इनका ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार और इच्छा शक्ति से इस कूड़े के ढेर का निस्तारण किया जाएगा और इन्हें विश्वास है कि 5 साल के अंदर ही ये कूड़े का ढेर यहाँ से गायब हो जाएगा। बलासवा के बाद बहुत बड़ा ये हमारा एक जो लैंडफिल है, इसके अंदर आज लगभग 80 लाख मैट्रिक टन कूड़ा पड़ा हुआ है, 84 लाख मैट्रिक टन। और आज हमने एमसीडी के और इनके सभी अफसरों को ये बताया है, काम इन्होंने तेज़ी से शुरू किया है। अगले 6 महीने में लगभग 7 से 8 हज़ार मैट्रिक टन कूड़ा रोज़ यहाँ से प्रोसेस होगा। लेकिन जो बायोमैनिंग हो रही है वो कम है, क्योंकि अगर आपको 70 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जो अब इस वक्त पड़ा हुआ है यहाँ पे, 14-15 लाख ये बड़ी मुश्किल अभी तक कर पाए हैं, उसको हटाने के लिए सिर्फ 5-6 साल लग जाएंगे। हमने इनको आज ये डायरेक्शन है कि आपको इमीडिएटली, एक तो जो नया कॉन्ट्रैक्टर है जो उसकी कमिटमेंट है 8,000 मैट्रिक टन रोज़ के कूड़े के हटाने की, उस तक वो पहुंचेगा अगले 4-5 महीनों में, ये इंश्योर करे, नहीं तो ही विल बी पेनलाइज। और सेकेंडली, इसको हटाने के लिए दूसरा एक सेम टाइम पे एक एजेंसी और दूसरी साइड से भी करने का एक्सप्लोर की जाए ऐसा, और इसको संभव बनाना है अगले 3 से 4 महीनों के अंदर ऐसा टेंडर अवार्ड हो जाए, उस पर काम शुरू हो जाए, RFP फ्लोट हो जाए, और एक एजेंसी की बजाय 2 कॉन्ट्रैक्टर अगर इसको शुरू करेंगे तो मैं मानता हूं कि आने वाले 3 से 4 साल में इसको हम पूरे ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, वादा है दिल्ली के लोगों से, हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने इंश्योर किया उस वादे को पूरा करने का। हम ये कमिटमेंट दे के जाते हैं, ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली से जैसे डायनासोर आज कोई नहीं देख पा रहा, आने वाले समय में कूड़े के पहाड़ भी कोई नहीं देख पाएगा। आप फोटो खींच के रख लीजिएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनोजीत सिंह सिरसा ने एमसीडी को निर्देश दिया कि कूड़ा निस्तारण की रफ्तार बढ़ाएं, और अगर रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे तो वो ठेकेदार जो इसका कार्यभार संभाल रहे हैं उनका ठेका रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि 2027 तक ये व्यवस्था करें कि दिल्ली में जितने कूड़े का उत्पादन होगा उसका निस्तारण भी हो। गाजीपुर लैंडसाइड के बगल से जाती हुई ये सड़क, दाहिनी तरफ देखें तो ये रास्ता जो है नोएडा की तरफ जा रहा है, और अगर हम बाईं तरफ की बात करें तो ये रास्ता गाजियाबाद और इंदिरापुरम की तरफ जा रहा है। ये खुली हुई सड़क इस बात की गवाही देती है कि अगर दिल्ली में कूड़े का निस्तारण बेहतर नहीं है तो बदतर भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब से 5 साल पहले ये कूड़े का अंबार इतना बड़ा था कि एक झटके में कूड़ा यहाँ तक गिर के आया और 5 लोग दब के मर गए थे।
उसके बाद इस रास्ते को करीब 5 साल के लिए बंद कर दिया गया था। आदित्य, अभी हम लोग ऊपर से घूम के आए हैं, आप कल्पना कीजिए कि जब यहाँ पे 5 लोग दब के मर गए होंगे तो क्या होगा। देखिए, ये कूड़े की जो लंबाई थी वो कुतुब मीनार को क्रॉस कर गई थी। कुतुब मीनार आज तिरछी हो रही है, तो एहतियातन वो कितनी दूरी तक गिरेगी इसके हिसाब से वो जगह खाली करा दी गई है। इसके में अंदाज़ा सरकार नहीं लगा पाई थी, तत्कालीन सरकार, और ये इतनी ऊंचाई पर था कि ये समझिए आप लगभग 150 मीटर की दूरी पर उसने 4 लोगों को निगल लिया था। 4 राहगीरों की मौत हो गई थी। 5 साल ये रास्ता बंद रहा। आप कल्पना करिए कि कितनी हद तक लापरवाही की गई थी कि कूड़े का ढेर कुतुब मीनार की ऊंचाई को क्रॉस कर गया। इससे बड़ा कलंक और क्या हो सकता है। लेकिन आज हालात बदल रहे हैं, सुधर रहे हैं। पिछली सरकारों ने भी काम किया, उतना अच्छा काम नहीं किया जितनी की ज़रूरत थी। सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, सरकार किस पे काम कर रही है, तो हमने पहले चरण में दिखाया इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और कूड़े का निस्तारण। अब मैं और मेरे सहयोगी चलते हैं मोहल्ला क्लिनिक में और एक किसी अस्पताल में। उसके बाद चलेंगे हम कि किस तरीके से मेट्रो का संजाल जो वर्षों से पड़ा हुआ है उसको बहुत तेजी गति से बढ़ाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने सबसे पहला धावा मोहल्ला क्लिनिक पे बोला। मोहल्ला क्लिनिक पे इसलिए क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक आम आदमी पार्टी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और उनके हाथ एक तरीके से जिन लगी कैग की रिपोर्ट के जरिए, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया कि मोहल्ला क्लिनिक खोला तो गया था सही उद्देश्य से, लेकिन बाद में वो उद्देश्य से भटक गए और इसके मद में खर्च किए जाने वाले सारे पैसे उनके वॉलंटियर्स के खाते में जाने लगे। क्या है कैग की रिपोर्ट? देखिए, अगर हम कैग की रिपोर्ट की बात करें तो कैग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है जितना बजट इनको अलॉट किया गया था, यानी कि 2016 से 23 तक इनको 35 करोड़ 19 लाख रुपए खर्च करने चाहिए थे। ये बामुश्किल 28% ही बजट खर्च कर पाए। 1 मिनट में 70% मरीज देखे गए। अब आप कल्पना करिए, अगर किसी एक पेशेंट अपनी बात बताएगा तो भी उसको 1 मिनट लग जाएगा, फिर डॉक्टर उसको समझेगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, दवाएँ देगा, तो प्रॉपर कम से कम 5 से 7 मिनट एक मरीज को मिलने चाहिए। 1 मिनट दिया गया, तो इस तरह से कैग में घोटाला की बात सामने आई। उसके बाद विधानसभा में हंगामा हुआ। कुल मिलाकर के अगर हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, स्टाफ की भारी कमी, यानी कि 15 से 18 दिन ये मोहल्ला क्लिनिक बंद रहे हैं, त्यौहार और स्टाफ की कमी की वजह से, मतलब स्टाफ की कमी की वजह से बंद रहे, तो ऐसे में मरीजों की देखभाल भी नहीं हो पाई। तो मनरेगा की तरह मोहल्ला क्लिनिक भी बंद नहीं किया जाएगा। जैसे मनरेगा को नरेंद्र मोदी ने मजबूत किया, वैसे मोहल्ला क्लिनिक को भी मजबूत किया जाएगा। इसलिए क्योंकि ये सोच अच्छी है, क्योंकि बिल्कुल प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन व्यवस्था पुख्ता करेंगे। आइए चलते हैं, जरा देखते हैं अंदर मोहल्ला क्लिनिक में क्या हाल है। अभी आई हूँ मैं, बस एंट्री नहीं हो पाई है मेरी अभी। तो ये मोहल्ला क्लिनिक में कितने पेशेंट आते हैं जी एक दिन में आपके पास? सर अभी तो कम ही आ रहे हैं। वजह? अभी धूप हो रहा है और सुबह के समय ज़्यादा मोस्टली आते हैं लोग, तो फिर 80 के करीब आते हैं अभी। 80 के तरफ आए थे। तो क्या क्या इलाज होता है इनका? हाँ जी सर, ओपीडी बेस पे जो भी ट्रीटमेंट चलती है वो मिलता है इनको। एक रिपोर्ट आई थी डॉक्टर साहब, हम सिर्फ किसी के खिलाफ नहीं जा रहे, कि यहाँ पे पेशेंट को 1 मिनट समय दिया जाता है, सिर्फ इतनी ही बात है। 1 मिनट 2 मिनट जो भी ज़रूरत है, और कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट भी दिया जाता है। कैग की रिपोर्ट में ये बात आई थी कि इसे मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि पेशेंट भारी संख्या में आते मजबूत करिए, हम आपके साथ हैं। तो मजबूत कीजिए, परमिशन लेके आइए, हम सब साथ हैं। 2 पेशेंट हैं और 4 स्टाफ हैं यहाँ पर। आपको दवाई मिली कि नहीं? आपको क्या बोला डॉक्टर ने? क्या अभी तो मैं आई हूँ। आप क्यों आए हो? इनके साथ मेरे साथ में आई हूँ। किस बीमारी के इलाज के लिए आए? अरे मुझे मतलब कोई प्रेगनेंसी का क्या है पता नहीं, वो सफाई वगैरह कुछ करवाना है। तो दवाई वगैरह देते हैं, ऐसे ही है सब? नहीं, दवाई दी थी पर पहली बार ही आई थी मैं, क्या नाम, तो कल दूसरे हॉस्पिटल में मुझे भेज दिया था।
तो ढर्रा जो बन चुका है उसको सुधारने की ज़रूरत है, और रेखा गुप्ता ने और उनके स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा है कि इसको हम सुधारेंगे। आप देख सकते हैं कि रवैया वही है कि आप परमिशन लेके आइए, हम खाली बैठेंगे। खाली इसलिए बैठेंगे क्योंकि मरीज़ नहीं है, और मरीज़ इसलिए नहीं है क्योंकि दवाई नहीं है, और दवाई नहीं है तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो इन डॉक्टरों को दरअसल अस्पताल में तैनात करने की ज़रूरत है, या फिर इनको टारगेट दिए जाने की ज़रूरत है कि इतने पेशेंट का इलाज करना मैंडेटरी है। क्या लगता है आपको? और देखिए जो यहाँ पे नज़ारा अभी भी समझ में आ रहा है, पुराना ढर्रा ही कायम है। अगर ढर्रा सही होता तो तय बात है यहाँ पर मरीज भी होते और डॉक्टर भी सही से देख। डॉक्टर हमें लग रहा था अंदर वो बाद में वो ऊपर से कोट वोट पहन करके आई, बिल्कुल इत्मीनान से आराम से बैठी हुई थी। उन्हें मालूम है कि यहाँ पर ना दवा है ना मरीज है। मरीज इसलिए नहीं है कि पहले ही ढर्रा बिगड़ा हुआ है, ये हाल है। तो चलते हैं एक सरकारी अस्पताल में, और सरकारी अस्पताल की बात करें तो एलएनजेपी से बेहतर और अस्पताल क्या हो सकता है, और एलएनजेपी चलने के बाद वहाँ पे हाल दिखाएंगे कि क्या सुधार हुआ है और क्या सुधार किए जाने की ज़रूरत है। और उसके बाद हम चलेंगे, आपको ले चलेंगे मॉडल टाउन के इलाके में, जहाँ पे बहुत तीव्र गति से मेट्रो का काम चल रहा है, क्योंकि उसके शुरू होने के बाद पूरी दिल्ली में एक मेट्रो का संजाल बन जाएगा और कनेक्टिविटी सबकी आसान हो जाएगी। जब भाजपा की सरकार दिल्ली में बनी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेखा गुप्ता ने कहा कि वो लोग जगेंगी और लोग सोएंगे। अस्पताल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, वो तमाम सुविधाएं, चाहे वो पानी की दिक्कत हो, बिजली की दिक्कत हो, सबको दूर करेंगे। हम इस समय जहां पर हैं ये दरअसल एलएनजेपी अस्पताल है, और एलएनजेपी अस्पताल के बारे में कहते हैं कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जो एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया के बाद कोई अगर बड़ा अस्पताल है तो यहीं का अस्पताल है। और इसमें कोशिश ये की जाती है कि यहाँ पे हर तरह की सुविधा मिले। सरकार की ये कोशिश थी कि इसको जल्दी से दुरुस्त किया जाए, क्योंकि पिछले 8-10 साल में स्थिति चरमरा गई थी अस्पताल। देखिए यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार जो बजट स्वास्थ्य के लिए अलॉट किया गया है वो 13% है कुल बजट का, दिल्ली का जो बजट है। लेकिन अगर हम पिछली सरकारों की तुलना में बात करें तो केजरीवाल सरकार के समय में 9,742 करोड़ रुपए जो बजट होता था वो जाकर के 10% कम कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे राज्यों की बात करें तो दिल्ली में 13% स्वास्थ्य के लिए रखा गया, जबकि दूसरे राज्यों में 6.2% अधिकतम स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। तो कुल मिलाकर के सरकार बेहतर सेवा देने की तरफ कोशिश कर रही है, और पिछली बार जो बजट अलॉट हुआ था वो पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया था। अस्पताल की कुछ सुविधा सुधरी है? भाई मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे कोई पता नहीं, मैं तो पहली बार ही आया। कहाँ से आए? मैं करीम नगर से आया। तो यहाँ पे डॉक्टर ने देखा आपको? डॉक्टर लोग कहाँ गया, मैं भी तो आया। आप यहाँ पे पहले कुछ सुविधा बड़ी है या बस यही चल रहा है? अभी कुछ प्रोसेस नहीं है, देखते हैं अब नया क्या होता है क्या नहीं होता। अभी फिलहाल अभी आए हैं, अभी गाजियाबाद से जी, अभी आते हैं जाके देखें। अभी गाजियाबाद में क्यों नहीं गए? रहते दिल्ली में ही है ना। हाँ जी। आप कहाँ से आए? सर हम मुस्तफाबाद से आए हुए, सुबह से लगे हुए लाइन में से भगा के हमें हटा रहे, और पेपर भी नहीं बनाया बच्चे का, बड़ी देर से लगे हुए। सुबह से आए हुए 6 बजे से हम यहाँ आए हुए मुस्तफाबाद भजनपुरा से। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लेन लगाओ, और बस ऐसी धक्का मुक्की चल रही है अंदर। आप लोग कहाँ से आए? यहीं से आए हैं, यहीं से? कहाँ से? जामिया से। जामिया से। क्या दिक्कत हुई है? मेरे लीवर में परेशानी है। सुबह 7 बजे आए थे, लाइनें के चक्कर में ना दवाई मिली है, ना खून टेस्ट हुआ है, कुछ नहीं हुआ। तो आपने लोगों को सुना कि लोगों की परेशानियां अभी कम नहीं हुई हैं, और कम इसलिए नहीं हुई हैं क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। लोग गाजियाबाद से भी आ रहे हैं, लोग करावल नगर से भी आ रहे हैं, जो जिनको दूसरे प्रदेश में जाना चाहिए वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से लोगों को उम्मीदें काफ़ी हैं। और उम्मीद क्यों ना हो, क्योंकि उम्मीद इसलिए है क्योंकि यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था काफ़ी बेहतर है। साथ में ही है, नहीं तबीयत खराब है इनकी, बहुत दिनों से खाना पीना नहीं खा रही है। तो मोहल्ला क्लिनिक में नहीं? नहीं। क्यों, वहाँ क्यों नहीं? नहीं, बस पहले प्राइवेट चल रहा था, फिर अब आराम नहीं लगा तो यहाँ पर लेकर आए हैं। तो प्राइवेट में इलाज करा रहे तो वहाँ पे नहीं सके तो आप दिल्ली सरकार के अस्पताल में आ गए। और मैं आपको बता दूं कि आज से करीब 20 साल पहले जीबी पंत, एलएनजेपी और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, एम्स, सफदरजंग और आरएमएल को टक्कर देता हुआ अस्पताल था। शीला दीक्षित के कार्यकाल तक ये अस्पताल काफ़ी ठीक चला। बीच में 10 साल
मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पताल के जंग में सरकारी अस्पताल हार गया, मोहल्ला क्लिनिक जीत गया और जनता ठगी की ठगी रह गई। आज भी स्थिति वही है मोदी। और देखिए मोहल्ला क्लिनिक के लिए जो बजट अलॉट किया गया था, जो उद्देश्य था, वो पूरा नहीं हो पाया। वहाँ पर दवाएं नहीं मिल पाई, डॉक्टर नहीं पहुँच पाए, मरीजों की लाइन लगी तो उन्हें इंतजार घंटों करना पड़ा, कैग में घोटाला सामने आया। तो वो जो बजट था उधर डाइवर्ट करने की वजह से जो ये अस्पताल थे, बड़े अस्पताल थे, जो नामी थे, जहाँ पर लोगों का विश्वास जमा हुआ था, वो विश्वास भी डिग गया। तो विश्वास डिग गया। दिखाते हैं कि क्या हाल है, लोगों की क्या सफरिंग्स है। सफरिंग्स आप देखिए उठा के, मैं कहूँगा कि जरा टॉप व्यू दिखाएं कि यहाँ पे ये जितने लोग हैं कि शायद इनको दिल्ली सरकार के अस्पताल से राहत मिलेगी। सरकार बदल गई है, उससे राहत मिलेगी। जरा राइट साइड में टॉप साइड पे दिखाएं। पूरे अस्पताल का आलम ये है कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं और इसलिए इकट्ठे हो गए हैं कि इनको मौका मिलेगा। जरा चलते हैं जीबी पंथ की तरफ और जीबी पंथ की तरफ देखते हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति है। LNJP, जीबी पंथ, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज एक हॉस्पिटल का हब है जो दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। आदित्य, स्थिति ये है कि इस अस्पताल को बहुत बड़ा अस्पताल माना जाता था। एक समय था कि लोग एम्स से जीबी पंथ में रेफर कराते। हाँ, उसकी बजाय देखिए एम्स में इलाज करा पाना हर आम मरीज के बस का नहीं है। यहाँ आते थे, अच्छा इलाज मिलता था, अच्छी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं देश स्तर के, तो यहाँ बड़ा उम्मीदें रहीं। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि वो डाइवर्जन मोहल्ला क्लिनिक में शिफ्टिंग की वजह से बजट उधर डाइवर्ट हुआ और उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी जो अस्पताल थे, जो इनकी बेहतर सुविधाएँ थी, वो भी डिग गई हैं। अगर हम बात करें तो इसमें कुल मिला के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जीबी पंथ, LNJP और मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज, यहाँ पे एक दिन में कम से कम 30 से 35 हज़ार लोग सिर्फ OPD में आते हैं। और 30 से 35 हज़ार OPD में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये बेसिकली सब अस्पताल में इलाज कराने वाले लोग खड़े हैं। तो ये जो बिल्डिंग बनाई जा रही है बेसिकली सुपर स्पेशलिटी, किडनी के लिए, लीवर के लिए, न्यूरो के लिए और तमाम, इस पे कम से कम 1000 और बेड बढ़ाने की बात की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। अभी विधानसभा सत्र में इस बात की घोषणा की गई, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही है कि 1000 बेड अतिरिक्त दिए जाएंगे। देखिए समय की मांग भी यही है। अगर ये कदम और पहले उठाया जाता तो शायद ये 1000 बेड भी फुल होते, क्योंकि मरीज इतने ज़्यादा हैं, आबादी बढ़ रही, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़नी चाहिए। कैग में इस बात की चर्चा की गई थी कि मरीजों को बहुत तेज़ी से देखा जाता है, 1 मिनट में देखा जा रहा है, तो उस सबका जिक्र है। अब उम्मीद है कैग रिपोर्ट के बाद सुधार होगा और आने वाले दिनों में इस दिशा में कुछ काम बेहतर हो सके, कुछ कदम आगे बढ़ जाए। दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो, उसके लिए रेखा गुप्ता सरकार ने सबसे पहले ये घोषणा की कि जीबी पंत अस्पताल को, LNJP को, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को और मजबूत किया जाए। आप देख सकते हैं कि ये लंबी लंबी इमारतें, ऊंची इमारतें इस बात की गवाही दे रही है कि सरकार के प्रयास जारी हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, उसमें सुविधा लगा के, उसमें वेंटिलेटर की मशीन लगा के, उसमें बेड की मशीन लगा के, उसमें ऑक्सीजन लगा के, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा के उसको जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाए, क्योंकि ये दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है। और अगर अस्पताल इसलिए बड़ा है क्योंकि अगर हम बात करें एक GTB की, तो GTB पूर्वी दिल्ली के लोगों को कैटर करता है, ये रेस्ट ऑफ दिल्ली को कैटर करता है। तो आदित्य, ये हमने बात की अस्पताल की, अब जो प्रधानमंत्री ने जो अभी मीटिंग की और लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया था, वो क्या इंस्ट्रक्शन दिया था जरा बताएं। अब देखिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया हुआ था कि बजट की कोई कमी नहीं रखी जाएगी, जितने बजट की जरूरत होगी उतना बजट दिया जाएगा। इसलिए मेट्रो 4 की बात है, वो भी शुरू हुई। अगर हम बात स्वास्थ्य सेवा की करें तो पिछली सरकार इस बात का रोना रोती रही कि केंद्र सरकार बजट रोके हुए 1 रुपये भी बजट नहीं दे रही है। अब वो समस्या दूर होगी और बजट किसी भी तरह से बजट की कोई दिक्कत सामने नहीं आएगी। तो तय बात है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और प्रधानमंत्री ने इसके लिए केंद्र का पिटारा खोल दिया है और केंद्र की आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू हो गई है। तो ऐसे में जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, 10 लाख तक लोगों को दिल्ली में इलाज मुफ्त मिल पाएगा। अब चलते हैं कि यातायात कैसे सुगम होगी, तो संगम पार्क। पीएम ने वादा किया था दिल्ली वालों को कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में बनती है तो 100 दिन के अंदर आपको काम करते हुए लोग दिखेंगे। जो काम धीमी पड़ गए हैं उसमें रफ्तार दिखेगी। अभी हम हैं संगम पार्क में।
ये संगम पार्क का इलाका, बेसिकली ये मॉडर्न टाउन का इलाका है। इस जगह की अगर हम बात करें तो ये मेट्रो लाइन फेज़ 4 की बात कर रहे हैं। ये पिलर जो बनाए जा रहे हैं, इसके बन जाने के बाद दिल्ली की आर्टरी, जो एक तरीके से मैं कहूँ कि आर्टरी ऑफ कनेक्टिविटी पूरी तरीके से एक तरीके से एस्टैब्लिश हो जाएगी। उसके बाद जो लोग दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाते हैं बिजनेस करने के लिए, या जो लोग हरियाणा से दिल्ली आते हैं रोज़गार पाने के लिए, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो चाहे बिजनेसमैन हो, उनके लिए करनाल की बात करें, बहादुरगढ़, पूरी तरफ जाना, बाहरी दिल्ली, पूरी कनेक्टिविटी एक तरीके से एस्टैब्लिश हो जाएगी। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि राह साइड में दिखाएं जरा पे, ये गुरु नानक साहब प्याऊ, गुरु नानक प्याऊ बोलते हैं इसको। यहाँ पे GTB इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी है, और अगर इसके बन जाने से उन बच्चों को कितना फ़ायदा होगा जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत ये रजिस्टर्ड है, उससे एफिलिएटेड है, जो यहीं पे उतरेंगे और यहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। लेकिन ये डगर जो है बहुत कठिन है सरकार के लिए,